वबरकातुहू। तमाम मुसलमानान कर्नाटक बल्कि मुसलमानान हिंद और आप सबको जो है रमज़ान की मुबारकबाद। 24 रोज़े हो गए हैं, बल्कि आपको बहुत जल्द जो है ईद मुबारक भी कहना है। इस वक्त रमज़ान की तमाम बरकतों से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में जो हालात इस वक्त हैं, ख़ासकर बीजेपी की हुकूमत नरेंद्र मोदी की जिस तरीक़े से वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम सब उसके मुखालिफत करते हैं। रियासत कर्नाटक में पिछली असेंबली में रियासती कांग्रेस हुकूमत इस बिल के खिलाफ इस बिल को नामंजूर करते हुए रेजोल्यूशन बिल पास किया है। हम उसका खैर मकदम करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी कर्नाटक में ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे, इसकी उम्मीद है। हाल ही में रियासत कर्नाटक की हुकूमत वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ज़मीर अहमद खान मिनिस्टर साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा MP और AICC जनरल सेक्रेटरी ने जो फैसला लिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए, हम उसका भी इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लेकर कर्नाटक के मुसलमानों को एक अच्छा पैगाम दिया है। जी, लेकिन इख्तलाफात जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड की जो पहली मीटिंग हुई इलेक्शन के टाइम पर 6 मेंबरों ने उसका बायकॉट किया, 5 ने उसे सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये इख्तलाफात जो मेंबर्स उस दिन गैर हाजिर रहे उसमें 3 मेंबर्स हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए थे जो गैर हाजिर रहे। एक मेंबर जो एक्स बार काउंसिल की तरफ से मुनक़िद हुए थे वो एब्सेंट रहे। NA हारिस आ गए थे बाद में। तो जिनको नामजद किया गया था उनको कर्नाटक की हुकूमत और सिद्धरामैया साहब ने नामजद किया था। अगर वो हुकूमत के फैसले के खिलाफ थे तो उनको चाहिए था कि या तो वो रिजाइन करें, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से नामजद किए गए हुए थे, या नहीं तो किसी और कैंडिडेट को जो है नॉमिनेशन फाइल करा के उनको वोट डाल दें। पहली ही मीटिंग में उनका रवैया बहुत गलत रहा। इस ताल्लुक से हम जो है बाद रमज़ान की ईद के बाद जो है हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि इनको जो है इनके नॉमिनेशंस कैंसिल किए जाएं, रद्द किए जाएं। अगर ये अभी से हुकूमत के तरफ से जो नुमाइंदा खड़ा गया था उसके खिलाफ जा रहे हैं, उनको चाहिए थे कि कम से कम मीटिंग आए,
मीटिंग आकर वो रिकॉर्ड कराते कि हम ये नुमाइंदे के साथ नहीं है, या किसी और नुमाइंदे को खड़ा करते। तो जो नुमाइंदे वो शिया मौलाना हो या दूसरे एक और, उनको क्या मौलाना को क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम है, वो सालों से जो है अशरफ साहब बताएंगे, एक और समाजी कारकुन जो पहले भी वक्फ बोर्ड में रहे, इनको तो अखलाकन इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना बात रमजान की ईद के बाद जो है हम जो है इनको हुकूमत से और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड से गुजारिश करेंगे कि इनको फौरी तौर से जो है इनकी नॉमिनेशन टर्मिनेट करें। आज हुकूमत से मिलकर खुशी हो रही है कि रमज़ान मुबारक में आप सब रोज़दार हैं, रोज़े से हैं, फिर भी हमारी दावत पर आप शरीक रहे, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपको आपके अहले ख़ानदान को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही साथ आलम के मुसलमानों को भी ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान और कर्नाटक के मुसलमानों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अभी जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बाद मुझे बोलने का कोई ज़्यादा मेरे पास कोई मवाद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी भी धांधलियाँ वक्फ बोर्ड में हो रही हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले 2 चेयरमैन जो आए हैं, 2 चेयरमैनों के बीच में जितने भी कार्रवाई हुई है, जितने भी वहाँ धांधलियाँ हुई, सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और कौन उसमें कसूरवार है उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी जो है ना इनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिल गए हैं और उन ऑफिसर्स की वजह ही जो है ना हमारे वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि मुसलमानों का नुकसान है। इनको वहाँ देखभाल के लिए रखा है, ना कि इनको लूटाने के लिए रखा है। ये आज लूट मार मचाए रखे हैं वहाँ। अनवर बादशाह साहब के ताल्लुक से आप पूछ रहे थे एक सवाल। अनवर बादशाह साहब की हैसियत ही क्या है? एक आदमी के लिए सारी सरकार खड़ी है, किस लिए? एक ही आदमी था जिसके लिए मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि उन्हीं को होना है। क्यों होना है? इसके पीछे राज क्या है? जरा मिनिस्टर साहब खुले अल्फाज में बताएं कि राज क्या है। और सारे मेंबर्स को लेके आप कहाँ चले गए उस दिन रात को, जब सीएम साहब ने आपको एक मशवरा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी आपने प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि मैं रिजाइन भी कर दूंगा। तो रिजाइन कर दो, वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। रिजाइन करो, फिर ये धमकियां अपने पास रखो, काम करो। आपकी हैसियत, ये कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत है आपकी। एक 2B वाला जो सर्टिफिकेट जो तहसीलदार हमारे मुसलमानों को नहीं इशू कर रहा है, वो अब नहीं निकाल सके, तो आपकी हैसियत ही क्या है कैबिनेट में रहने की? अब है क्या है आप? अब हमारे बच्चों के स्कूलों में जो है ना उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, नौकरी में जाने के लिए सर्टिफिकेट 2B की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सारे कबीलों के नाम, हमारे सारे लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम उससे काट दिए गए हैं और तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता है। कई बार कहने के बावजूद भी आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाइए। एक सर्टिफिकेट आपसे ये वापस लेना नहीं। बीजेपी के दौर में जो है ना सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मना किया था, वो है ना साले तहसीलदार आज हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हमारे एडमिशन में हमें कोई रियायत नहीं मिल रही है। आपको कहने के बावजूद भी आपके कान में जू तक नहीं रेंग रही है।
आप खाली लूटमार में बैठे हैं क्या? लूटमार मचा रहे हैं, करोड़ों लूट के अगर हजारों बांट दिए तो आप अपने आप को क्या समझ गए? पहले जो मुसलमानों के मसाइल हैं उसका हल निकाले। आज तक आपने मुंह नहीं खोला मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से। कब तक आपको बर्दाश्त करें? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वहां। जबीर अहमद खान साहब, आप नाम से नुमाइंदे नहीं हैं, आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, अगर आपने नहीं की फिर देखिए हाल क्या होगा आपका। देखते हैं, ले जाके पूरी कौम को बिठा देंगे वहां। काम करने का सलीका सीखो, पहले काम जानो क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। जो काम नहीं करना है वो काम करेंगे आप, जो काम करना है जायज काम है वो नहीं करेंगे आप। अभी सुन रहा था मैं, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ऐसा पहला मिनिस्टर औकाफ का हम लोगों ने देखा, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, कि जो औकाफ में भी जो है ना रिश्वत लेता है, और औकाफ के कामों में भी रिश्वत लेने वाला पहला मिनिस्टर मुसलमान मिनिस्टर है जो हज का इंचार्ज है। अब ये लोग बोल रहे हैं आजकल बाहर। आपको सबसे पहले मसाइलों का हल निकालना है, मसलों की तरफ आपको देखना है सबसे पहले। हमारा कोई मसला सरकार बनने के बाद 2.5 साल हो रहे हैं, आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। तो तुम्हारी जरूरत क्या है वहां बैठने की? जब आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते तो आपकी जरूरत क्या है वहां? क्या मुसलमानों के वोट ऐसे ही हैं क्या? चाहे देखिए, यहाँ चाहे AICC हो जाए, यहाँ चाहे सिद्धरामैया जी हो जाए, कोई भी हो जाए, जब हमारा काम नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ जाएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? जब हमारे वोट की जरूरत है तो आप वोटों के लिए हर चीज की ये देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, कब तक हम इंतजार करें? हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे मसाजिदों का सवाल है ना। आज तक ना इसके ऊपर कोई भी मुसलमानों के मसाइल पे काम किया। 5-5 साल हो गए, हमारे बच्चे जेलों में हैं और आप मजे लूट रहे हैं। 2 नुमाइंदों की जरूरत है, 2 नुमाइंदों की जरूरत ही क्या है हमें? जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको रहने का भी हक नहीं है वहां। अब रहा वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का इंतखाब इन्होंने किया है, 3 लोगों का जो नॉमिनेट किए हैं, एक शिया मौलाना है ये, एक हमारे नहीं शिया मौलाना एक है और खालिद साहब एक है। खालिद साहब क्या है भाई? जिस एक्ट के तहत, जिस सेक्शन के तहत इनको जो नॉमिनेट किया गया है, उसी सेक्शन में इनको हाईकोर्ट ने इनको ये किया है, डिसमिस किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया है। उसी सेक्शन के अंदर फिर इनको नॉमिनेट कराते हैं। औकाफ का सेक्शन खुली तरह से कहता है कि ऐसे आदमी को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके कहने पे सरकार नॉमिनेट कर रही है इनको? और कोई मुसलमान नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस डिस्क्वालीफाई पर्सन को क्यों नॉमिनेट करेगी दोबारा? यह बदनामी सरकार की होगी। अगर कोई कोर्ट में जाके सवाल करेगा तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी है। एक और मौलाना को, जिसे मैंने एक नाम भी दिया है उनको, मौलाना जो है ना, उनकी अभी दास्तान आने जा रही है। अभी मैं हमारे मुस्लिम पफला बोर्ड के चेयरमैन को मैंने चिट्ठी लिखी है, आज शायद चली जाएगी चिट्ठी। उसमें हमने डिमांड किया है कि फौरी तौर पर जो मौलाना हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में उनको नॉमिनेट किए हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रुकनियत से उनको खारिज करो, हटाओ फौरी तौर पर। अगर नहीं हटाने की सूरत में हम जो है ना उस मौलाना के खिलाफ पूरी तरह से एहतजाज करेंगे और उस मौलाना की दास्तान सुनाएंगे भी। रमजान है इसलिए हम खामोश हैं। रमजान के बाद मौलाना का असली नाम बोलो। मौलाना का असली नाम है ना,
सबको मालूम है है, मौलाना आप बोलो, आप बोलो। नहीं सबको मालूम है। नामजद किया हुआ मौलाना। अच्छा, जब नामजदी होती है किस मौलाना की, एक तो हमने बता दिया आपको, लेकिन ऐसे लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे हैं और दूसरे आधारों में मुसलमानों के कौन से लोग हैं भाई, यह बताइए। आप लोग जानते भी हैं, गुंडे बदमाश, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से गुंडे बदमाशों को। सरकार का यह काम होना नहीं चाहिए। सरकार जिसको चाहिए उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकती, गुंडे बदमाशों को प्रोटोकॉल दे रही है आज सरकार। जो हज कमेटी में जो नॉमिनेट हुआ है चेयरमैन, उसकी हालत, उसकी ये क्या है, असलियत क्या है आप लोग जानते हैं। एक नंबर का फ्रॉड है ये। रमजान ईद खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये सब लाते हैं। अच्छे लोगों को लाओ, लोग तारीफ करें कि भाई ये जिस जगह भी लाए हैं, जिसको भी सदर बनाया है, जिसको भी चेयरमैन बनाया है, वो काबिल है उसके, लोग तारीफ करना चाहिए। ये नहीं अपने पट्टुओं को, अपने साथ फिरने वालों को, अपने साथ अपनी जयकारा लगाने वालों को आप ले जाके जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के वो भी आप बिठा रहे हैं। कब तक रहा मामला, जैसे कि हमारे इन्होंने कहा, उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि जो चित्रदुर्गा का मामला है, देखिए आप, मैं